बंदरू जी, ओ माननीय, आदरणीय, सम्माननीय बंदरू जी। ये क्या खेल रहे हो शेखरू? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओ बंदरू जी, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खेला भे गेलो, खेला भे गेलो, खेला भे गेलो। कहाँ खेला पे गेलो? पश्चिम बंगाल में खेला भे गेलो, मतलब ममता दीदी ने खेल कर दिया। कम से कम एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि वहां 2 मई को जो नतीजे आने वाले हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस आगे आगे रहेगी और बीजेपी पीछे पीछे। फिर से दोहराते हुए कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल का नतीजा है और असली नतीजे 2 मई को आएंगे। लेकिन आज के एग्जिट पोल्स को देखकर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की संभावना बढ़ गई है। मतलब दीदी की खेला होवे वाली फ्री किक सीधा गोल पोस्ट के अंदर गई है। इन रिजल्ट्स को देखकर लगता है कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता दीदी को ही जीत का मुकुट पहनाने वाली है। आपने देख ही लिया होगा कि एग्जिट पोल क्या रुझान बता रहे हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि आंकड़ों का खेला क्या कह रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल ठीक बैठता है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री फिर से ममता दीदी ही बनने वाली है, जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 152 से 164 सीटें। वो क्या नारा था बीजेपी का? हाँ, ये वाला 2 मई दीदी, 2 मई दीदी गई। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित। हमको तो लग रहा है 2 मई दीदी वहीं के वहीं, कहीं नहीं गई, वहीं के वहीं। क्यों बंदरू? हाँ, लेकिन एक और नारा भी तो था शेखरू। परिवर्तन होवे, खेला नहीं परिवर्तन होवे, ये नारा था वो दूसरा वाला। 2 मई दीदी चाचे, आशोल परिवर्तन अच्छे। मोदी जी तो असल परिवर्तन कराना चाह रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि परिवर्तन न होवे, खेला होवे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत की, बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े नारे लगाए और बड़े बड़े भाषण दिए। ये बड़े साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। और बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, जैसे ये कि 200 सीटें जीत रहे हैं। उन्होंने 3-4 राउंड के बाद ही कह दिया कि हमें तो मेजॉरिटी मिल गई भाई, हमें मेजॉरिटी मिल गई। ये सुन के एक बार को तो मुझे भी लगा कि अब बाकी के बचे हुए राउंड बीजेपी लड़ेगी ही नहीं, शायद। नहीं समझे भाई, जब मेजॉरिटी मिल गई तो फिर और क्या लड़ना है कि नहीं? 200 सीटों के साथ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। माना कि इलेक्शन में ऐसे दावे हवा बनाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इतनी हवा भी मत बांधो यार कि हवा में ही रह जाओ। इन एग्जिट पोल्स को देखकर भी यही लग रहा है कि इन हवाई दावों से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना उसे अपेक्षा थी। हमारी जो टारगेट थी उस तरफ आगे बढ़ते हुए हमने चुनाव समाप्त किया है और हमारा टारगेट जो है 200 के आसपास, वहां हम पहुंचेंगे। वैसे बीजेपी ने वहां तूफानी चुनाव प्रचार किया, तूफानी सुनामी, और दोनों तरफ से बिलो द बेल्ट वाली बातें कही गई, दोनों तरफ से। यह सुनिए बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को हराने के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें।
यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दीदी के स्कूटी गिरने पर भी चुटकी ले ली। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। फिर ममता दीदी भी कैसे पीछे रहती। ममता दीदी ने तो ऐसी लैंग्वेज में जवाब दिया जो इस गोले की लग ही नहीं रही। ची 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 ये भी ची 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 इतना ही नहीं, दीदी ने तो लोगों को दिल्ली के गुंडे भी बता दिया। गुंडे are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. दीदी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। আমাকে বলছে যে এলে দেখে নেবো, যদি না শুধরাও এই করব তাই করব। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার কর। আয় আয় আয়, হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। ये आरोप प्रत्यारोप तो खैर 2 मई तक चलेंगे। अभी तो एग्जिट पोल आया है, देखिए। आते ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष कितने रोष में आ गए। रोष में घोष, आहा वाह। हम जिस गति से चुनाव शुरू किया था, जिस दिशा में, उसी गति और दिशा में चुनाव समाप्त भी किया है। और हमारी जो टारगेट थी उस तरफ आगे बढ़ते हुए हमने चुनाव समाप्त किया है और हमारा टारगेट जो है 200 के आसपास, वहां हम पहुंचेंगे। लेकिन आपने जो ओपिनियन पोल दिया, जो एग्जिट पोल दिया, मुझे लगता है नहीं कि एग्जैक्ट पोल उधर ही जाएगा, वो अलग ही होगा। खैर फाइनली चुनाव के सारे चरण समाप्त हो गए। इवेंचुअली फाइनली 8वां चरण। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। समंदर भी साथ होते हैं, फेरे भी साथ होते हैं, सपने भी सात रंग के होते हैं, पति पत्नी भी साथ जन्म तक ही साथ रहते हैं, अजूबे भी साथ होते हैं। लेकिन हमारे इलेक्शन के राउंड 8 हो गए। ना कोरोना खत्म होने का नाम ले रहा था और ना हमारा इलेक्शन। मानो दोनों में होड़ लगी हो, टग ऑफ वॉर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। इलेक्शन तो खैर चला गया। काश अब इसी तरह ये कोरोना भी चला जाए। अंत में अब 2 दिन बाद असली नतीजे भी आ जाएंगे। तो बीजेपी के नेताओं से एक नम्र निवेदन है कि चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे न करें। कहां 200 सीटें जीतने का दम भर रहे थे और कहां ये हालत हो गई कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। फंस गया, फंस रहा है या फंसने जा रहा है। फंस सकता है, नहीं भी फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी कह लीजिए। क्या फंस गया शेखरू, किस पे फंस गया? अरे बंदरो, असम में मामला फंसता दिख रहा है। सारी पार्टियां का मामला फंसता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी हल्के से मार्जिन के साथ आगे दिख रही है। लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, कांटे का मामला है। यानी 2-4 सीटों के अंतर पर कांटा इधर से उधर हो सकता है। एक बार फिर कह दें कि ये एग्जिट पोल है, यानी हम सिर्फ एग्जिट पोल की पोल खोल रहे हैं। और इन एग्जिट पोल्स में वैसे तो सत्ताधारी बीजेपी को असम में मामूली बढ़त दिख रही है, लेकिन परंतु किंतु मुश्किल भी हो सकती है। बीजेपी ने
उसने असम में भी धुआंधार प्रचार किया, वहां उसकी सरकार भी है, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि चुनाव परिणाम पेचीदा होने वाले हैं, यानी खतरा मंडरा रहा है। अगर बीजेपी के लिए असम में सच में मामला फांस फसौल वाला हो जाता है तो इसका कारण अन्य बातों के अलावा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच की खींचतान भी हो सकती है। वैसे शर्मा जी तो खींच खींच के लोगों को फ्लाइंग किस भी बहुते दिए, मतलब बहुते दिए। किस 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 किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है, ये भी है, वो भी है, हाय हाय किस। फिर से देखिए, देखिए तो सही। अरे ऐसे फ्लाइंग किस पे कम से कम फ्लाइंग सीएम तो बना ही देना चाहिए शर्मा जी को। हैं? और खाली फ्लाइंग किसी नहीं, शर्मा जी तो पब्लिक डिमांड पे स्माइल भी खूब दिए। स्माइल ऑन डिलीवरी, भैया स्माइल। क्या शर्मीली स्माइल है, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली। शर्मा जी की स्माइल कितनी शर्मीली है क्या बताएं, लेकिन शर्मा जी सिर्फ शर्मीले ही नहीं, बाहुबली भी है। देखिए शर्मा जी का बाहुबली अवतार, छत के ऊपर फ्लाइंग बाहुबली। लेकिन इतनी स्माइल और फ्लाइंग किस देने के बाद भी ऐसा लग रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ वही होने वाला है जो इस वीडियो में हुआ है। देखिए तो सही, देखिए ना। बेचारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहीं सीएम बनने के लिए मूंछों में नकली घी लगाकर बैठे ना रह जाएं। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, सिर्फ एग्जिट पोल, यानी अनुमान है, ऐसा अंदाजा है, कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ अरिथमेटिक है, कुछ मैथमेटिक्स है। मामला इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। क्या पता बीजेपी फिर से वहां अपनी सरकार दोहरा दे, हो सकता है ना भी दोहरा दे। नहीं, हो सकता है दोहरा दे, कुछ कह नहीं सकते कि असली नतीजे वाले दिन क्या होगा। इसलिए फांस फसौल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि तैयार रहने में क्या हर्ज है। सो बी रेडी। अटेंशन। दक्षिण में भी मामला रोचक है। पता नहीं चल रहा है कि दक्षिण में क्या होने वाला है। जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा ड्रामा रे। दक्षिण में तो बहुत सारे राज्य हैं, तुम किस राज्य की बात कर रहे हो चेकरू? बद्रू, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं धुर दक्षिण की, यानी जो राज्य सबसे दक्षिण में। केरल में? हाँ, केरल की। केरल में स्थिति यह है बंदरू कि वहां जैसे का तैसा होता दिख रहा है, यानी केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की वापसी होती दिख रही है। एलडीएफ को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ पर मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही। एग्जिट पोल के हिसाब से वाम मोर्चा और कांग्रेस वाले मोर्चे के बीच कांटे की टक्कर है। एलडीएफ थोड़ा आगे है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ही, यानी कुंचम कुंचम। केरल में सबसे ज्यादा दुख मुझे मेट्रोमैन श्रीधरन जी को लेकर है।
88 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री का सपना लेकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। Poor thing यार, his dreams were smashed to smithereens। मुझे बहुत दुख है श्रीधरन जी के लिए बंदरू, बहुत दुख है। धीरज रखो शेखरू। ठीक है, तुम कहते हो तो धीरज रख लेता हूं भाई, और मैं बिना तुम्हारे कहे कमल हसन जी के लिए भी धीरज रख लेता हूं, क्योंकि तमिलनाडु में उनका और उनकी पार्टी का कोई चांस नहीं लग रहा है। शायद सुपड़ा साफ हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बंदरू कि वहां यूपीए यानी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार की संभावना अधिक दिख रही है। एग्जिट पोल में सत्ताधारी अन्ना द्रमुक पिछड़ती दिख रही है। यानी राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जो मेहनत की वो सफल होती दिख रही है। हालांकि ये तो एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल है। असलियत में कौन एग्जिट मारेगा और कौन इन होगा, ये तो खैर 2 मई को ही पता चलेगा। तभी पता चलेगा कौन एग्जिट होगा और कौन इन। फिलहाल तो हमारे एग्जिट होने का टाइम आ गया है। मैं और मेरा बंदरू करते हैं यहां से एग्जिट, इस उम्मीद के साथ कि एग्जिट पोल के साथ एग्जिट कोरोना भी जल्दी ही होगा। कल फिर एंट्री मारेंगे एक नई और धमाकेदार पोलों के साथ। चल बंदरू, लेकिन जाने से पहले कुछ अर्ज किया है कि कहां लेके रखूं मैं अपने हिस्से की शराफत को, कहां लेके रखूं मैं अपने हिस्से की शराफत को। जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं, और क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश। देखो कि खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। आदाब अर्ज है, चलिए।